अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार। जुमे का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन ज़ाहिर है एक एक्साइटमेंट हमें होती है कि वीकेंड जो है वो आने वाला होता है या आ गया होता है, और ये लास्ट बहुत सारे लोगों का ये लास्ट वर्किंग डे होता है। तो हमें होता है कि जी कल और परसों हम 2 दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे। बहुत अच्छी सोच है पिंडी इस्लामाबाद वालों के लिए, तो बहुत अच्छी ख़बरें भी होती हैं, क्योंकि दिसंबर का जो पूरा महीना है उसके सारे वीकेंड्स जो हैं वहाँ पे कोई ना कोई फेस्टिवल कहीं ना कहीं चल रहा होता है। ज़रूर अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को आप लोग आउटडोर लेके निकलें, क्योंकि इन चीज़ों से बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एज अ फैमिली। आपकी जो अपब्रिंगिंग है उसमें बच्चों के साथ आप खेलते हैं, कूदते हैं, उनको भी अपनी एनर्जीज़ जो हैं वो चैनलाइज़ करने का, यूटिलाइज़ करने का मौका मिलता है। तो तमाम तर लोगों से यही गुजारिश है कि इन लम्हों को जो है वो अच्छी तरह गुजारें। ये मत सोचें कि बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हमने नहीं जाना। दोपहर को भी आप जा सकते हैं, शाम को भी आप जा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा सर्दी होने से पहले पहले आप लोग जो है वो बच्चों को लेकर वापस आ सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपको याद आता है कि यार ये नहीं किया था, ये नहीं किया था। तो इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के मोमेंट्स को आपने इन्जॉय करना है। आगे न्यू ईयर की जो छुट्टियाँ आएंगी, विंटर वेकेशंस जो हैं वो जब आएंगे उसमें भी यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इन्जॉय करेंगे। लेकिन इन दिनों को जो है वो आपने नहीं भूलना और बग़ैर किसी एफ़र्ट के नहीं जाने देना। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि दिलचस्प से टॉपिक लेके आएँ ताकि तमाम तर लोगों की उसके अंदर इनपुट हो। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अकल ठोकर खाने से आती है, बादाम खाने से नहीं है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसके हवाले से मज़ीद बात करेंगे। कहीं मिल जाएगा हमारे साथ से। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। हम लोग बात करें कि अकल जो है वो बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। असद भाई का कहना है कभी कभी थप्पड़ खाने से भी आ जाती है, लेकिन मकसद ये है कि कभी कभी आपको किसी चीज़ का पुश लगता है, कोई चीज़ बड़ी अनएक्सपेक्टेड होती है, तभी आपको उसकी अकल आती है, चाहे आपको कोई कितना भी समझाता रहे। ख़ास तौर पर अगर मैं बच्चों के हवाले से बात करूँ तो टीन एज में जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स उनको किसी चीज़ के बारे में कितना भी समझाते रहें, कितना भी कहते रहें कि ये सही नहीं है। फॉर सपोज़ कार रेसिंग जो है, गाड़ी तेज़ चलाना सही नहीं है, बाइक तेज़ चलाना सही नहीं है, वन व्हीलिंग करना सही नहीं है, तंबाकू नोशी करना सही नहीं है, बहुत ज़्यादा देर घर से बाहर दोस्तों के साथ गुजारना सही नहीं है, इस तरह की बहुत छोटी छोटी पढ़ाई वक्त पे करना सही है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको समझ नहीं आती, और ये चीज़ बताना बच्चों को कि आप आज अपना इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाई की तरफ चलें, कम से कम इतना ही रख लें कि आप जो है वो पासिंग मार्क्स ले लें, और फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी जब बन जाएगी तो तमाम तर लोग जो है वो आपके पास आ जाएंगे। जब आप ज़िंदगी में कामयाब होते हैं तो सब लोग आपसे रिश्तेदारियां करना, आपसे दोस्तियां करना, आपसे ताल्लुकात रखना पसंद करते हैं। तो लेकिन लोग बच्चों को समझ में नहीं आता अनटिल अनलेस कि वो प्रूवन हो जाए। खुदा ना खासा कोई वन व्हीलिंग करते हुए, बाइक तेज़ चलाते हुए उनका एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, या फिर वो फेल हो जाए और फिर वो देखें कि उनके सारे दोस्त तो आगे चले गए हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस बच्चे के पीछे रह जाने से, तब समझ आती है। ये चीज़ जो है इंसान अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ सीखता है कि आप कभी भी किसी के कुछ भी कहने या समझाने से उस तरह से किसी चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते जिस तरह से आप अपने एक्सपीरियंस के बाद उसमें इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं जब शादी की शुरुआत होती है तो बड़े सारे मशवरे देते हैं, तुमने ऐसे नहीं करना, तुमने ऐसे नहीं करना, तुमने ऐसे, लड़कियों को अलग मशवरे मिलते हैं, लड़कों को अलग मिलते हैं, ऐसे मत करना, उनका दिल बंद दुखाना, उनके साथ बना के रखना। कुछ ऑन द अदर हैंड बिल्कुल अलग से मशवरे देते हैं कि उनके साथ ज़्यादा फ्री मत होना, उनको बहुत सर पे ना चढ़ा लेना, उनके साथ बस लिए दिए रहना। इस तरह की बहुत सारी बातें जो है वो होती है। बट
ऑन द सेम टाइम जब आप जाते हैं, जब आप उस सिचुएशन में जाते हैं, तो फिर जिस तरह से आप करते हैं, फिर उसके बाद आपको अकल आती है कि मैंने ये जो किया ये सही नहीं किया, ये मुझे करना चाहिए था। एक और चीज़ भी लोग कहते हैं कि जब तक आप ड्राइविंग स्टीयरिंग के पीछे नहीं होते, यानी कि ड्राइव नहीं कर रहे होते गाड़ी, तो साथ वाली सीट पे बैठ के मशवरे देना, इसे इधर से काट लो, इधर से निकाल लो, इधर से कर लो, इधर से यूँ कर लो, इधर से इस तरह कर लो, राइट पे कर लो, लेफ्ट पे कर लो, वो बड़ा आसान होता है। जब आप स्टीयरिंग व्हील के पीछे आते हैं तो आपको पता लगता है कि गाड़ी चलाने का क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से चलानी चाहिए, क्या करना चाहिए, किस वक्त कौन सी कैलकुलेशन करनी ज़रूरी है। और एक और मिसाल जो है वो दी जाती है कि जब आप तालाब में खुद जाते हैं तो फिर आपको तैरना आता है, वरना मछली को सिखाना बड़ा आसान है बाहर बैठ कर कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। स्टिल बहुत सारी चीज़ों में हम लोग जो है वो धोखा खाने के बाद ही पता लगता है। बहुत सारे लोग एतबार बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग दूसरों को अपने सीक्रेट्स बता देते हैं, अपने घर की बातें बता देते हैं। आई एम वन ऑफ दोज एज वेल कि मैं बहुत साफ मतलब मेरी ज़िंदगी के हवाले से यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं उन सबको पता है मेरे घर में कौन कौन है, मेरे घर में कितने लोग हैं, अफराद हैं, उनकी क्या क्या मिजाज है। बिकॉज़ जब भी मैं कोई बात करती हूँ मैं बड़ी आउट लाउड करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह नहीं करना चाहिए और इसके ऊपर मैं काबू करना सीख रही हूँ। पहले से काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी हूँ, लेकिन स्टिल आई एम वर्किंग ऑन दैट थिंग कि एतबार करना भी आपको फिर अगला प्रूफ करता है कि आपने गलत किया है उस पर एतबार करके। एक और चीज़ जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, पैसों के मामले में लेन देन में एतबार कर लेते हैं। हाँ जी कोई बात नहीं, ये हमारे जानने वाले हैं, हम इन्हें पैसे दे देते हैं, हम इन्हें कर्ज़े के तौर पे दे देते हैं, या इन्हें अभी ज़रूरत है, वो कह रहे हैं कि वो बाद में वापस कर देंगे। इसमें लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी, ज़रूर हर किसी की मदद, ऐसा नहीं है कि आप लोग मेरी इस बात से समझें कि किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, ज़रूर किसी की मदद करनी चाहिए। आपके पास अगर आपकी इस्तिताअत से ज़्यादा है तो ज़रूर आप लोगों की मदद करने की कोशिश करें, बट उसके अंदर इस्लामी तरीके को अहमियत दें, लिखत पढ़त करें। लिख के पैसे देना, हाँ मैं तुम्हें इतने पैसे इस तारीख को दे रहा हूँ, वापस मिले ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन आपके पास रिटन होना चाहिए उसका रिकॉर्ड कि कितने पैसे जो है वो आपने किसी को दिए हैं। यही इस्लामी तरीक़ेकार भी है। तो इन सारी चीज़ों के बाद हमें पता लगता है कि हमने कितने धोखे खाए हैं, और पूरी उम्र ही मेरे ख्याल से गुजर जाती है धोखे खाते खाते। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ ज़ैनब भी मौजूद होंगे, उनसे सवाल से बात करेंगे, कहीं बच जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं कि अकल जो है वो ठोकर खाने से आती है, बादाम खाने से नहीं। और बहुत सारे लोगों का जो करेक्टर बिल्ड होता है वही इस पॉइंट पे होता है कि उनको कितनी ज़्यादा लाइफ में ठोकरें लगी हैं, बिकॉज़ वो आपकी शख्सियत को तराशती जाती हैं। जितनी भी ठोकरें आपको लगती हैं वो सोचते हैं आप कि इसके बाद मैंने ये नहीं करना। और मौला अली का कौल है कि मोमिन की निशानी भी है कि वो एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जाता। तो अगर आपने किसी भी ठोकर से कोई भी सबक सीखा है तो इट मीन्स कि वो ठोकर जो है वो वर्थ इट थी, और उसके बाद अब आप अगर वो नहीं करेंगे, अगर तो आप वो दोबारा करते रहें तो फिर तो वो वर्थ इट नहीं है ठोकर। लेकिन अगर उस ठोकर से आपने कुछ सीख लिया है तो इट मीन्स कि वो ठोकर आपकी शख्सियत के लिए, आपके आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर थी। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मा मुबारक आपको भी जुम्मा मुबारक। आपको मेरी तैयारी से लग रहा होगा कि जुम्मा जो है वो आ गए। अच्छा, आज सुबह जो है जब मैं तैयार हो रही थी तो बहुत ज़ाहिर छोटी छोटी चीज़ें आपने निकालनी होती हैं। कल रात मैं नहाने चली गई तो मैं भूल गई, मेरे जहन से निकल गया एक्सेसरीज़ निकाल के रखना। सुबह मैं निकाल दी तो खटखट खुट छोटी छोटी आवाज़ें आ रही होती हैं। तो एक पॉइंट में मुझे लगा कि अब अगर मैंने कुछ भी निकाला ना तो मंसूर ने ना उठ के मुझे कहना है कि क्या कर रही हो तुम, खदीजा उठ जाएगी। ये बताएं क्या इनमें से कौन से कड़े हैं उस हाथ में? ये जो कड़े हैं यही मैं बताने लगी थी। तो मैंने कड़े जो है वो नहीं निकाले और मैं ऐसे ही आ गई। तो आज मैं आई तो आरजू ने जो है वो अपने बैग से कड़े निकाले और मुझे निकाल
निकाल के दिए ये 2 कड़े और उसने मुझे कहा कि जी ये मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। बिल्कुल दूर से चमक रहे हैं। तो मुझे कहती है, मैंने ना हलीमा को गिफ्ट दिया, तो मैंने कहा वो कड़े जो उन्होंने पहने हैं, कहती है आपको कैसे पता? मैंने कहा आपने देख भी ली है? तो मैंने कहा क्योंकि वो इतने चमक रहे हैं ना स्क्रीन में, और खवातीन की नजरें भी ऐसी होती है ना, वो हर वो चीज के आपने जो पहले पहनी ना हो ना, क्योंकि हम तो डेली मिलते हैं, वो फिर पहले नजर पड़ती है। बिल्कुल सही कह रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही है। ज़ैनब, व्हाट डू यू थिंक कि अकल जो है अगर आपको आ गई है किसी भी ठोकर के बाद, किसी भी बैड एक्सपीरियंस के बाद, तो वो उसका क्या आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि अकल जो है वो ठोकरें खाने से ही आपको आती है, तो उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पे क्या होना चाहिए? अच्छा, उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि लोग ना डरते बहुत हैं कि जी कुछ गलत ना हो जाए, या हमसे हम कुछ नया काम करें या बिज़नेस हम शुरू करें तो कुछ गलत ना हो जाए। मैं ये कहती हूँ कि जो लोग ठोकर लगने से डरते हैं ना, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप कामयाब तभी होते हैं जब आपके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस ज़रूर होता है। अगर आपने उन लोगों तक पहुँचना है जिनका लेवल आपसे बहुत ज़्यादा हाई है, या वो बहुत कामयाब है अपनी लाइफ में, तो फिर आप ये जो आपका बैड एक्सपीरियंस है इसका को गुजार के आपने आगे बढ़ना है। क्योंकि वो लोग भी, उनको प्लेट में मिली कभी भी नहीं चीज़ है, वो भी इसी तरह से अपने एक्सप्लोर किया उन्होंने हर स्टेज पे कि अच्छा ये प्रोज एंड कॉन्स हैं इन चीज़ों के। रिस्क लेते हैं ना वो लोग, रिस्क लेते हैं। जो लोग रिस्क नहीं लेते वो कभी भी कामयाब नहीं होते। और मैं कहती हूँ कामयाबी का पहला जो स्टेप है वो यही है कि आपको कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है। अगर आपको लाइफ में मतलब बिजनेस आप चला रहे हैं या कोई भी रिश्ता लेके चल रहे हैं और अभी वो स्मूथली चल रहा है, तो मतलब ये है कि अभी आप उस लेवल पे पहुँचे ही नहीं है, आप वो टाइम आया ही नहीं है। आपको जो है कोई बैड एक्सपीरियंस चाहे माइनर सा ही है वही गुजार लेना। आप तो आप कहते हैं असल ज़िंदगी या असल रिश्ता अब शुरू है। हाँ। लेकिन मुझे ज़ैनब ये लगता है कि अगर आप उस बैड एक्सपीरियंस से कुछ अच्छा सीख रहे हैं, दैट इज़ द स्टार पॉइंट, की पॉइंट वो है। और अगर आप उस बैड एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीख रहे और वही गलती बार बार दोहराए जा रहे हैं, फिर तो वो एक ऑर्डिनरी गलती को बिल्कुल समझ भी नहीं आती कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं जिससे कि उस पे हमें ये सब चीज़ें मिल रही हैं। फिर वो ये होता है कि एक टाइम पे आता है वो कहते हैं बस अब हम नहीं करेंगे। वो अपनी गलती को ठीक करने के लिए उसमें नहीं होता, वो कहते हैं कि हम कर ही नहीं सकते। आप ये देखें, अच्छा चलें आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन आपके साथ रहने वाले उन लोगों को तो समझ आ रही होगी, वो शायद आपको ठीक भी कर रहे होंगे, लेकिन आप उन्हें कह रहे होंगे नहीं मैं बाप हूँ, मुझे बेहतर पता है कि करना क्या है, आप मुझे मत बताएं। तो इसीलिए फिर वो लोग कामयाब नहीं होते। वो कहते हैं जी हम इतना एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। एजेस भी ऐसी होती हैं, कुछ लोग भी ऐसे होते हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं, पेरेंट्स के एक्सपीरियंस से कभी भी नहीं सीखते। एक टाइम होता है जब पेरेंट्स जो है वो टीनेजर्स को बता रहे होते हैं कि दिस इज गुड फॉर यू, दिस इज बैड फॉर यू एंड दिस इज गोइंग टू हार्म यू, लेकिन उनको नहीं समझ में आ रहा होता क्योंकि उम्र ऐसी होती है। तो क्या करना चाहिए उस टाइम पे? उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, बस एक दफ़ा बताना चाहिए। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बताने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको समझाने लग जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या करना चाहिए? अच्छा, मैं अब जैसे बच्चे छोटे हैं तो मैं उनसे ये बात बोलती हूँ, या तो उनको स्कूल में अगर पढ़ाई का कोई हो रहा होता है या कोई भी मसला होता है तो मैं उन्हें ये समझा देती हूँ। जब उन्हें समझ नहीं आती ना तो मैं अक्सर उनके साथ ये काम करती हूँ कि वो सिनेरियो ऐसा बना देती हूँ कि वो टाइम आ जाता है। जब वो आ जाता है ना, वो फिर मेरे पास आते हैं, मामा ये हो गया। तो फिर मैं कहती हूँ मैं तो समझा आपको ये रही थी, देखिए अब ये हो गया, अब मैंने आपको जो समझाया है उस पर आप ये कर लें। मैं बच्चों के साथ ये करती हूँ अक्सर। जैसे इब्राहिम के पेपर्स होते हैं, उसको पहले आयत को इस तरह डर नहीं लगता पेपर से पहले, इब्राहिम को बहुत डर लगता है। तो मैं कहती हूँ एक बार जाके तो पेपर करो, देखो तो सही कि क्या होगा। लेकिन जब वापस आता है तो बड़ा खुशी होता है। वो उससे पहले ना बड़ा देने के लिए भी जाने के लिए रेडी नहीं होता, रो रहा होता है कि भाई मैंने जाना ही नहीं है। मैं फिर दे के आता तो मैं कहती हूँ बेटा वो मुश्किल थी ना, वो घर से निकलना, एक स्टेप निकालना और फिर वहाँ पहुँचना, बैठना। तो मैंने कहा देखो कर तो आए हो, और फिर ग्रेड्स भी अच्छे आ गए कि हाँ मामा। तो वो बच्चों के लिए तो मैं ये करती हूँ कि मैं उनके लिए ऐसा सिनेरियो बना देती हूँ कि वो फिर बोलते हैं कि हाँ मामा आप जो बात कर रही हो। दैट्स वेरी नाइस। ज़ैनब आज क्या बना रही हो? आज हम गाजर का हलवा बना रहे हैं, खोए। जबरदस्त। खोए वाला बेहतरीन हो गया। अच्छा, आप लोगों के लिए यहाँ एक पब्लिक सर्विस मैसेज है, वो ये है कि आज सुबह ही हमारी कलीग है साइमा, उनका नाम है, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम और ज़ैनब दुनिया की सबसे अच्छी बेटियां भी हो, बहुएं भी हो, बीवियां भी हो, माएँ भी हो, और हमें तुम लोगों को देख के लगता है कि हमने तो कभी कुछ ज़िंदगी में किया ही नहीं और हम कितने निकम्मे। तो ऐसी बात नहीं है, हम में भी बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन यही वो चीज़ है जिसके बारे में हम आपको अक्सर बता रहे होते हैं कि टीवी पे या सोशल मीडिया पे आके कभी कोई ये इंसान नहीं बताता कि मुझसे ये गलती हुई है, मैंने इस तरह से गलत भी कर दिया था,
या मैं इस तरह से इस चीज़ में कम भी रह गई हूँ। टीवी पे या सोशल मीडिया पे हर कोई आके यही बता रहा होता है कि हम ट्राई करें, और हमने कभी ये नहीं कहा कि हम परफेक्ट है। हम हमेशा ही कह रहे होते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक ज़ैन? अच्छा, आपने तो आज ये सुनी है बात, मैं ये कल ही सुन चुकी थी, और जब वो ये बात कर रही थी ना तो मैं ज़ैनब को ये बात बोल रही थी कि अब मुझे सोच समझ के बोलना चाहिए कि मैंने क्या कहना है, क्योंकि ये बैठे हुए ये जज कर रहे हैं कि हम जो है ना बेस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने कितने पॉडकास्ट ऐसे देखे होंगे, लोग कहते हैं हम ही बेस्ट हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस, वो चीज़ तो कभी भी नहीं बताते कि उनकी एक्चुअल लाइफ में क्या हो। बहुत ही कम होता है कि वो बताते हैं, और जो फिर बताते हैं तो फिर वो वायरल भी हो जाता है एक्चुअल क्या होता है। इसी तरह से तो कोई नहीं, आप सुने और सीखें हमसे। नहीं, हम भी सब लोगों से सीख रहे हैं, हम भी आप लोगों से सीख रहे हैं। हाँ, बचपन से ही इसी तरह से थे, हम भी सीख ही रहे हैं। और हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम परफेक्ट हैं, लेकिन जाहिर है हम यहाँ पे आके उन्हीं चीज़ों की तशहीर करते हैं जो हम लोगों को सिखाना चाहते हैं कि भाई आप भी ये सीख ले, आपको भी फ़ायदा होगा। हमने भी किसी ना किसी एक्सपीरियंस से, किसी ना किसी बड़े से, किसी ना किसी समझाने वाले से, फ्रेंड से वो सारी चीज़ें सीखी हैं। जैसा अब जब ज़ैनब अपने बच्चों के हवाले से, ज़ैनब आप जब भी कुछ बता रही होती है तो मैं बहुत ज़्यादा गौर से सुन रही होती हूँ कि कल को ये वक्त जब मुझ पर आएगा तो फिर मैंने किस तरह चीज़ों को लेके ज़ाहिर चलना है। तो हेल्प के लिए बहुत शुक्रिया आपका। हम अपने गेस्ट की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे स्किन केयर के हवाले से, लेकिन स्पेसिफिक जो हमारा टॉपिक होगा वो मेकअप के बाद की स्किन केयर है। क्योंकि लोगों को मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग जैसे हैं रोज़ मेकअप करते हैं। अब तो आजकल हर बंदा ही थोड़ा बहुत मिनिमल मेकअप सुबह भी करता है, फिर शाम को आपने किसी शादी पे भी जाना होता है, वहाँ पे भी आप मेकअप करते हैं। तो उसके बाद आपने क्लिनजिंग किस तरह से करनी है, मेकअप को उतारना किस तरह से, क्या मुँह धो लेना काफ़ी है, क्या मॉइस्चराइज़ कर लेना काफ़ी है, इन तमाम तरह चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, पहले भी हमारे शो में आ चुकी है और उनका पोर्टफोलियो माशाल्लाह बहुत वसी है। वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, पाकिस्तान में भी काम कर चुकी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी काम कर चुकी हैं, यूके में भी उन्होंने जो है वो अपनी यूएसए में भी अपनी खदमात जो है वो सरअंजाम दी हैं, और यूएई मुत्तहिदा अरब इमारात में भी वो अपनी प्रैक्टिसेस जो है उनको जारी रख चुकी हैं। वो आज यहाँ पे आई हैं तो उनकी यहाँ पे मौजूदगी का हम भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फ़ायज़ा मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो। थैंक यू, इट्स गुड टू बी हियर अगेन। डॉक्टर साहिबा, आप ये डायरी किस कुछ में यहाँ लेके आई हुई हैं साथ में? इसमें कौन सा आपने काम जो नोट करने हैं जल्दी जल्दी? It just stays with me all the time. अब न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बहुत सारी लिख रही हूँ अपने लिए भी एंड फॉर या आपने मुझे ब्रेक में बतानी है न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? मैं भी सीख रही हूँ कि मैं अपनी क्या रखूँ इस साल हाँ, की। बिल्कुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो हमारे टॉपिक की तरफ जो है उस पर आपने 2 सेंस अपने देने हैं कि आपको क्या लगता है कि ठोकर खाने से जब अकल आती है तो उसके बाद आपने क्या क्या करना होता है? उसके बाद आप उस चीज़ को रिपीट करते हैं, उससे सबक सीख लेते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, क्योंकि वही आपकी करेक्टर बिल्डिंग वहाँ से हो रही होती है उन एक्सपीरियंसेस से। बिल्कुल ठीक है। आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिस्टेक्स सबसे होती हैं। इट्स नॉट दैट यू डोंट मेक देम इन योर लाइफ एंड यू आर सपोज्ड टू मेक देम इन योर लाइफ, बट आई थिंक when you keep making mistakes without examining them, without learning from them, आप उनसे कुछ सीखते नहीं हैं तो एक पैटर्न बन जाता है एंड वो अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। सो द मेन आइडिया इज़ कि आप अपनी मिस्टेक्स को एक ट्यूशन फीस समझें, ठीक है? यू हैव ऑलरेडी गिवन योर ट्यूशन फी, सो माइट एज वेल लर्न फ्रॉम इट। लेकिन कुछ लोग जो है वो डॉक्टर साहब समटाइम्स स्टबन भी हो जाते हैं इस चीज़ के लिए कि हम बदल नहीं सकते, जो हम हैं वो हैं, बुराइयां जो हैं वो हैं, अब उसी के साथ गुजारा करो। नहीं, आई थिंक इस तरह से तो यू कांट गो अहेड इन लाइफ लाइक दिस। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इतना स्टबन होना या इतना ईगोइस्टिक होना तो इट्स नॉट गुड फॉर यू। अल्टीमेटली इफ समवन इज़ डूइंग दैट, दे जस्ट कैन बी लेफ्ट अलोन इन लाइफ, तो वो तो आप अकेले रह जाएंगे। बिल्कुल इतना फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, इतनी हम्बलनेस होनी चाहिए कि आप अंडरस्टैंड करें कि हाँ, मैं गलत थी या मैं गलत था और दिस इज़ हाउ आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, विच इज़ फाइन, इट्स ओके। ठीक है, देयर आर पीपल आउट देयर, बहुत से लोग होते हैं जो आप नोट करते हैं, देर क्वाइट, दे सीम परफेक्ट, गलतियाँ भी नहीं होती, डिसीजंस भी ठीक ले रहे होते हैं। तो हाँ, देर आर पीपल जो दे आर स्मार्ट एनीवेज, दे मेक श्योर कि वो कोई स्टेप अगर ले रहे हैं तो सोच समझ के लेते हैं
और विदाउट एनी नेगेटिविटी, किसी को हार्म नहीं कर रहे, किसी का नुकसान नहीं कर रहे, लेकिन उनके अपने लिए भी वो फ़ायदेमंद होता है और साथ वालों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम मेकअप की तरफ जाएंगे और उसके बाद की जो क्लिनजिंग है उसके हवाले से सवाल पूछेंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। स्किन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल मेरा जो सबसे बड़ा मसला है वो ड्राई स्किन का चल रहा है। ड्राई स्किन जो है वो जैसे ही विंटर्स आते हैं आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हाथ बहुत ओवरली ड्राई हो जाते हैं, आपको बहुत सारे घर के छोटे छोटे काम करने में मसला होने लग जाता है, इतने आपके हाथ जो है वो ड्राई होने लग जाते हैं, आपके पैर होने लग जाते हैं, आपके होंठ होने लग जाते हैं। डॉक्टर साहिबा, विंटर्स में बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ आने लग जाते हैं ड्राइनेस के। किस तरह से हमें अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए विंटर्स के अंदर? ज़ाहिर है समर और विंटर्स के जो सीजन्स हैं, इनकी जो इसमें जो हीट का डिफरेंस आता है, गर्मी का और सर्दी का डिफरेंस आता है, इसमें ह्यूमिडिटी का बहुत डिफरेंस आता है, तो नेचुरली आपकी स्किन रिएक्ट करती है बहुत ज़्यादा। समर के अपने कॉन्स हैं जिनसे आपने प्रोटेक्ट करना है, और इसी तरह विंटर में दो चीज़ें हैं जिनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, एक ड्राइनेस और एक एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। ठीक है, ऊपर से आपकी शादियां आ गई, बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, यू आर वेयरिंग अ लॉट ऑफ मेकअप, फिर आप क्लींजिंग कर रहे हैं, कई दफ़ा ओवर स्ट्रिपिंग हो जाती है ऑयल्स की। ठीक है, सो इन सब चीज़ों को देख के 3-4 आई थिंक अपनी स्किन रजीम में 3-4 चीज़ों को ज़रूर ऐड करें। सबसे पहले तो आपने अपने बैरियर को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, सो फॉर बैरियर प्रोटेक्शन अब बहुत ज़्यादा नए केमिकल्स आ गए हैं, सेरेमाइड्स आ गए हैं, पेप्टाइड्स आ गए हैं। अच्छा मॉइस्चराइज़र लें, और मैं बार बार ये कहती हूँ कि आई थिंक जो मेडिकेटेड आपके आ रहे हैं या जो ऑर्गेनिक आ रहे हैं, जिनमें आपके बहुत कम केमिकल्स मौजूद हैं, जिसमें अल्कोहल की बहुत कम मिकदार होती है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, उनको प्रेफर करना चाहिए ओवर जो आपको ब्यूटी स्टोर्स में जिस टाइप की चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, सो दैट्स बेटर। डॉक्टर साहब, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है कि उनको ये लगता है कि जितने भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो जो है वो बहुत बेहतरीन है, पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स या यहाँ के इवन मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स भी उतने अच्छे नहीं हैं। व्हाट डू यू थिंक? यस, आई अंडरस्टैंड, सबका फियर है, हम लोग को भी यही लगता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में अच्छी चीज़ भी बन रही है तो कुछ गलत काम भी हो रहा है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिनसे आपको बच के रहना है। मेरे ख्याल में बहुत से फार्मास्यूटिकल लॉज अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं जी, जिसकी वजह से पीपल कैन नॉट मेक products in factories which they own which have any harmful products. उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा है। सो आई थिंक आप ट्रस्ट कर सकते हैं बहुत सी मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स को, लेकिन वो मेडिकेटेड होने चाहिए। मेडिकेटेड होने। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, हम लोग जब स्किन केयर की बात कर रहे हैं, और शुरू में मैंने कहा कि मेकअप आपने भी कहा मेकअप हम बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, अब एक नीड भी बन गई है। अब आप उस तरह के नहीं रहे कि आप 20-25 साल पहले की तरह से उसी तरह से बस तरह सा काजल लगाया और चले गए। अब उस तरह नहीं जाया जा सकता, अब आपको करना पड़ता है सब कुछ। करने के बाद जब आप घर आए तो क्या मुंह धो लेना या सिर्फ मॉइस्चराइज कर लेना, ये दो चीज़ें काफ़ी हैं? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। क्लींजिंग तो बहुत मेजर स्टेप है आपके स्किन केयर में। ठीक है, सो सबसे पहले तो यू हैव टू, एंड अब तो ये कहा जाता है नॉट जस्ट 1 स्टेप, इट हैज़ टू बी 2 स्टेप्स ऑफ क्लींजिंग। आपका एक पहले ऑयल बेस्ड क्लींजर होना चाहिए जिसने सारा डर्ट और ऑयल और सारा वो रिमूव करना है, और उसके बाद आपका एक फोमिंग क्लींजर, वाटर बेस्ड क्लींजर होना चाहिए। सो ये 2 स्टेप रेजीम बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड योर स्किन टू ब्रीद अ लिटिल। ठीक है, बहुत दिस इज़ समथिंग दैट दे शुड रियली लुक इनटू। आप अगर वैसे सो जाएंगी तो वो जितना पिगमेंट आपके फेस पे है वो आपके पोर्स को भी क्लॉग करता है, वो बाद में पिंपल्स भी हो जाते हैं। दैट इज़ हार्मफुल फॉर योर स्किन सरफेस ऑल्सो, फाइन लाइन्स, रिंकल्स, ये सारी चीज़ें बाद में करती हैं। मेकअप किस क्वालिटी का यूज़ हो रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें किस टाइप के बाइंडिंग प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, उसमें भी क्वालिटीज़ में बहुत डिफरेंस है। तो यू शुड बी केयरफुल। इफ़ यू आर समबडी हु इज़ वेयरिंग मेकअप अ लॉट, देन इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन अ गुड प्रोडक्ट। ठीक है,
इसके अलावा उसके बाद नेचुरली आपने 2-3 स्टेप्स अपने हमेशा रखने हैं। एक मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन सेरेमाइड बेस्ड या पेप्टाइड बेस्ड होना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स डालें, विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा यू कैन गो फॉर एनी एंटी एजिंग मॉलिक्यूल, ऑल्सो रेस्वेरेट्रॉल हो गया, रेटिनॉइड्स हो गए, माइल्ड से आप यूज़ करें। सो जो आपने डैमेज अगर हुआ भी है केमिकल से, मेकअप से, वो रिवर्स हो जाता है उसके बाद। ठीक है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत सारे, जिस तरह हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, अब जो है वो हम अपने असल की तरफ वापस आ रहे हैं। चाहे हम फूड में देख लें, हम लोग जो है वो कुकिंग ऑयल्स को छोड़ के हम लोग जो है वो देसी घी की तरफ या फिर सरसों का तेल, इस तरह के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। इसमें भी स्किन केयर में भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो बनाती ही सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो बड़े मिनिमल से उनके प्राइसेस होते हैं। उनको देख के लगता है पता नहीं यार ये इसमें डला हुआ भी होगा। फॉर सपोज गोट मिल्क सोप है या गोट मिल्क आपका कोई क्लिंजर बना हुआ है या समथिंग लाइक दैट, या राइस सोप है, तो आपको लगता है यार इसके अंदर पता नहीं होगा भी 500 रुपए का है या 400 रुपए का है। क्या वो सही चीज़ें होती हैं? अगर हम हर्बल चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो क्या हमारी स्किन के लिए सही है? देखिए, है तो वो सही, इन थेरी तो दे आर गुड फॉर यू। ठीक है। आप राइस की बात कर रही थी, तो राइस एक्चुअली इस वजह से बहुत पॉपुलर हो गया क्योंकि फाइनली एवरीबडी अंडरस्टूड कि जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं दे आर एक्चुअली वेरी गुड फॉर योर स्किन। वो आपकी इंटरनल इन्फ्लेमेशन को भी कम करती हैं इन योर गट ऑल्सो, एंड दैट एक्चुअली अफेक्ट्स योर स्किन। और जो आपकी स्किन इन्फ्लेम हो जाती है विंटर की वजह से, ड्राइनेस की वजह से, उसको भी वो रिवर्स करती है। तो उसमें फर्मेंटेड राइस आ गई, उसमें योगर्ट आ जाता है, उसमें कीफर आ जाता है। ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड फॉर यू। अब इनको आप अपने घर में किसी तरह ख़ुद से अगर बना सकते हैं या ख़ुद से अगर अवेलेबल कर सकते हैं और डाइट में इनको ले सकते हैं, आई थिंक इट्स बेटर देन बाइंग समथिंग जिसके बारे में आपको पता नहीं। हाँ, आप खुद या तो क्रिएट कर दें। इट्स वेरी सिंपल, देयर आर सो मैनी हंड्रेड्स ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ एंड दे शो यू हाउ टू मेक इट योरसेल्फ। Otherwise, I think it's just best to make sure that you have it in your diet. There are very good products outside, लेकिन फिर वो hit and trial है। आप यूज़ करें, if it works for you, that's good. और if you know a company which is very authentic, या if you know someone जो अपने घर में बना रहा है, ये friends and family में कोई ना कोई होता है जिसको शौक है, तो then you can buy it. But I would probably not buy it in the market. Yes. ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ जायदा आंटी हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसी है जायदा आंटी? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हूँ। 10 बजे उठी हूँ और फौरन टीवी ऑन करके आपको देखा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्यों नाश्ता नहीं किया अभी तक आपने? बिल्कुल अभी किया है, जब ब्रेक हो जाती थी मैंने फटाफट जाके नाश्ता बनाया। मैंने और मीर साहब ने नाश्ता किया, फिर आपका शो भी साथ साथ देख रहे थे। जायदा आंटी क्या खाया आपने नाश्ते में? दे रहे थे मीर साहब, आपको बहुत दुआएं दे रहे थे। कैसे कल भी हलीमा बहुत प्यारी लग रही थी, मुझे कह रहे हैं आपकी बेटी, और आज भी बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया, मेरी बेटी बहुत प्यारी। बहुत शुक्रिया जायदा आंटी। क्या खाया आपने नाश्ते में? मैंने एग्स बॉईल किए हैं और साथ फीकी चाय पी है, और आपके अंकल को दी है मैंने गुड़ वाली चाय, और सौंफ डाल के, अदरक डाल के, और अंडे उबाल के दिए साथ, और सूखी रोटी खाई उन्होंने। सारी आपने वो चीज़ें दी हैं उनको जिससे बेचारे जल्दी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी है फ्लू वगैरह के लिए। ज़्यादा आंटी क्या समझती हैं, ठोकर खा के जब अकल आती है तो उसके बाद फिर क्या करना चाहिए आपको? वो कहते हैं ना, रूल तक गए पर चस बड़ी आई है, वो वाली बात होती है। बहुत मजा आता है ठोकरे खा के, बहुत ज्यादा ठोकरे खाई हैं तो आप बहुत मजे आने लगे हैं, तो आप बहुत पीछे हट गए हैं ठोकरों से। अब आपने सारे मजे ले लिए, अब आप कह रही हैं और मजा नहीं चाहिए जिंदगी में। और बेटा पता क्या, मजे भी बहुत जवानी में ले लिए ना। जवानी में बहुत अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है और मजे भी बहुत चखा दिए। क्या पूछूं? आज मैंने ज़ैनब को नहीं देखा और मुझे पता भी नहीं रेसिपी क्या, क्योंकि मैं किचन में चली गई थी और थोड़ी लेट हो गई थी। अच्छा। और गेस्ट भी कौन सी आई हैं ये भी नहीं पता। आपकी गेस्ट को भी सलाम, ज़ैनब को भी सलाम और जुम्मा मुबारक। माशाल्लाह ज़ैनब बहुत प्यारी लग रही हो, व्हाइट दुपट्टे में बहुत खूबसूरत लग रही है। बहुत शुक्रिया। और आज गाजर का हलवा बन रहा है जायदा आंटी। अच्छा, कल तो आपने बहुत मजे का आलू गोश्त बनाया था। एक रेसिपी मेरी भी बनानी है आपने, कश्मीरी गोश्त की। कश्मीरी गोश्त? कश्मीरी गोश्त, ठीक है जी जी ठीक है, सही है। आपको मैं रेसिपी बताऊंगी, जब आपने बनाना हुआ तो मुझे बताना, मैं आपको रेसिपी बता आप मुझे भेज दें रेसिपी, मैं नेक्स्ट वीक बना दूंगी। ठीक है,
चले ठीक है। और आपकी गेस्ट को बहुत सलाम, इनसे मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी जायदा आंटी बताएं। ये बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छा बोल रही हैं। मेरा सवाल ये है हलीमा इनसे कि जब हम कच्चे दूध में लीमू निचोड़ते हैं तो वो हमें फेस पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं या हाथों पाँव पे भी इसका ज्यादा रिजल्ट अच्छा रहता है? ठीक है, क्योंकि लीमू थोड़ा सिट्रस होता है तो इसलिए फेस पे अवॉइड करते हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ, बेहतरीन सवाल आपने पूछा ज़्यादा आंटी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह करे कि जो मीर साहब हैं वो जल्द अज जल्द ठीक हो जाएं और आपके जो टोटके हैं घरेलू ये तमाम तर काम आ जाए। याहिया है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम सलाम, जुम्मा मुबारक हो तमाम मुबारक आपको भी, थैंक यू सो मच। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिदा आंटी आपकी जो तारीफ कर रही थी ना, तो अब पसाले मेरे पास तो कुछ बचता ही नहीं है, क्या करूंगा? नहीं आप करें, आखिरी दिन है आज मेरा तारीफ का। क्यों? आखिरी दिन से क्या मुराद? क्योंकि मंडे से हाजिर है हुमायूं ने, फिर जैसे ही मेरी तारीफ हो रही है तो हुमायूं ने कह रहे हैं मैं भी बैठा हुआ, मुझे मैंने नजर आ रहा है ये वो, तो वो फिर सारा खत्म हो जाता है। कहते हैं ना द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। यस, तो वही बात है कि हम इत्तेफाक आपके जो आपके चाहने वाले हैं ना वो भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बात ये है कि खूबसूरती देखें, कल वाकई आप बहुत प्यारी लग रही है। मुझे सबसे अच्छी चीज आपके हलीमा क्या लगती है पता है क्या? यू हैव द इनोसेंट फेस। मतलब कुछ भी हो, आप बड़े पढ़े लिखे स्मार्ट है, मॉडर्न है, लेकिन आपके अंदर जो इनोसेंस है ना वो है, मुझे वही चीज बहुत प्यारी लगती है। थैंक यू सो मच याहिया। ये इनोसेंस सिर्फ आप ही को नजर आ रही है, क्योंकि अब तो मुझे सबने बदनाम कर दिया कि बहुत चालाक को मासी सी हो। तो मैं एक बार बताऊं, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। मैं तो यही समझता हूँ। मैं जिसके बारे अल्लाह ने मुझे दिए, मेरे फादर ने मुझे एक चीज सिखाई है, मुझे उसकी उनसे तरफ से मिली है, तो मैं देखता भी हूँ। अच्छा, कमिंग आपकी मेहमान को बहुत सलाम हो, बहुत अच्छी बात ये बता रही है। देखिए बात ये कि मैं तो मुख्तसर सवाल ये पूछ रहा हूँ, मैं आई वांट टू अंडरस्टैंड द टर्म एंटी एजिंग। व्हाट इज एंटी एजिंग? अगर आपकी एज जा रही है आगे तो आप एंटी एजिंग कैसे कर सकती हैं? अगर एंटी एजिंग है तो उसका ट्रू तरीका क्या है कि आप एंटी एजिंग को डिफाइन कैसे करें? आई वांट टू नो दैट। आपको तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, आपने तो खुद वो सारे टोटके किए हुए एंटी एजिंग वाले। देखिए मैं टोटके तो सिर्फ मैंने एक चीज जिंदगी में सीखी, हर चीज में इत्तेदाल रखो। अगर आप इत्तेदाल नहीं रखेंगे ना तो आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी सोच में भी। हाँ, और ओवर थिंकिंग जो है ना इज द मोस्ट, यानी ये जो कॉज है ना आपको बूढ़ा करने का, ओवर थिंकिंग हो जाती है। तो इसलिए अपने लेकिन ये पता है सब्जेक्टिव है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि बहुत सारे लोग जो जिनके पास अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है वो बूढ़े होके भी बूढ़े नहीं लग रहे होते। और अगर आप सड़क के किनारे किसी को 30 साल में भी देखे ना बैठा हुआ मजबूर और बेबस, तो वो बूढ़ा ही लग रहा होता है आपको। हलीमा मैं खुद इसकी मिसाल हूँ, मैंने बहुत टफ टाइम देखा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं होगा ना, लोग कहेंगे यार ये बहुत करोड़पति आ गई। अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसे ही रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसे ही रखे। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव सोच के और अच्छी सोच के बेचारे नहीं होते, और फिर उनको ये भी पता होता है कि हम जब घर जाएंगे तो हम खाली हाथ होंगे, तो बड़ा मुश्किल है इतना पॉजिटिव रहना। लेकिन अल्लाह करे कि तमाम तर लोग याहिया की तरह ही पॉजिटिव हों और हमारे अंदर भी ये पॉजिटिविटी आ जाए। जी रॉक साहिबा, एक तो जाहिदा आंटी ने पूछा है कि कच्चे दूध के अंदर लीमू निचोड़ के सिर्फ क्या हाथों पाँव पे ही लगा सकते हैं या चेहरे पे भी अप्लाई कर सकते हैं? अगेन आई थिंक वो आइडिया वही फर्मेंटेशन वाला ही आ जाता है बिल्कुल। सो आई डोंट थिंक इट्स वेरी हार्मफुल फॉर योर फेस, लेकिन इट शुड बी इन अ वेरी कंट्रोल्ड अमाउंट। विटामिन सी होता है लेमन के अंदर ऑफ कोर्स, और वो काफ़ी हार्श हो सकता है इफ़ यू हैव ड्राई स्किन। सो जो भी टोटके आप कर रहे हैं, डू अ पैच टेस्ट इनिशियली, थोड़े से एरिया पे लगा दिया। अगर आपको कोई इसमें हार्म नहीं लग रहा तो बिल्कुल दैट्स वेरी गुड। आप क्रीम लगा सकते हैं। आई नो पीपल जो कि सिर्फ वो जो मलाई उतरती थी पुराने टाइम में, बस वो लेते थे एंड दे यूज्ड टू यूज़ इट ऑन देयर हैंड्स एंड फीट, और वो बड़ा अच्छा उसको जो है ना वो मॉइस्चराइज़ कर देता था। तो जो डेयरी प्रोडक्ट है या जो योगर्ट हो गया या जो फर्मेंटेड मिल्क है, उसके अंदर देयर आर लॉट ऑफ रियली गुड केमिकल्स इन इट, तो वो आपके लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, याहिया के सवाल से पहले मुझे ये जो घर के प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स है, इससे एक सवाल याद आ गया। एक दफ़ा जानवी कपूर जो हैं, श्री देवी की जो डॉटर हैं, उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी जिस पर उन्होंने कहा था कि मेरी जो अम्मी है
वो नाश्ता करने के बाद, क्योंकि वो सारे डेयरी प्रोडक्ट्स पड़े होते थे, तो कुछ भी उठा के अपने कभी हाथों पे लगाने लग जाती थी, कभी अपने मुंह पे लगाने, कभी आईब्रोज पे लगा, कभी आंखों के नीचे लगाने लग जाती थी। तो वो कहती हमने हमेशा उनको ये देखा कि घरेलू जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे घर में बनते हैं, इंडिया में आपको पता है घरेलू प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा इनकरेज भी किया जाता है, वो उन चीज़ों को अपनी स्किन पे इस्तेमाल करती थी। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो कोई प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती थी, वो भी करती थी, लेकिन उनकी अहमियत को भी वो सेम रखती थी और वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर रही होती थी। क्या घरेलू चीज़ें सिर्फ करने से आपकी जान छुट सकती है इन प्रोडक्ट्स से या नहीं? प्रोडक्ट्स की अपनी एक अहमियत है, उनको भी कहीं ना कहीं आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। देखिए, ये डिपेंड करता है कि जेनेटिकली आपकी स्किन कैसी है। अगर इफ़ यू आर ब्लेस्ड विद गुड स्किन और अगर आप उसको प्रोटेक्ट रख रही हैं सनलाइट से, SPF भी यूज़ हो रहा है बहुत अच्छा, और आप मेकअप से भी ज़रा उसको प्रोटेक्टेड रख रही हैं, सो देयर इज़ नो हार्म इन जस्ट स्टिकिंग टू these organic products or home products and home remedies. That's perfectly fine. ठीक है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं कहूँ नहीं जी लाजमी आपने बाहर की या जो ऑर्गेनिक के बजाय जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करना है। इफ़ योर स्किन इज़ नॉट रिएक्टिंग टू इट, अगर वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है तो व्हाई नॉट, देयर इज़ नो हार्म इन इट। ठीक है। अच्छा, याहिया के सवाल के 2 हिस्से थे, एक हम कर लेते हैं कि एंटी एजिंग को आप डिफाइन कैसे करती हैं? देखिए, व्हाट इज एंटी एजिंग, और फिर दूसरा हिस्सा जो है ब्रेक से वापस मैं एंटी एजिंग को तो कहूँगी इट्स अ माइंडसेट बेसिकली। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्किन, इट्स अबाउट ओवरऑल एवरीथिंग इन यू। ठीक है, आप बायोलॉजिकली एज कर रहे हैं, आपका DNA दिन ब दिन एक एक दिन आगे बढ़ रहा है, उसको तो हम नहीं रोक सकते, हम रोकना भी नहीं चाहते। लाइफ की खूबसूरती ही ये है कि वो स्टार्ट हो, वो एंड होती है, और इसके दरमियान वाला टाइम आपने अच्छे तरीके से गुजारना है। ठीक है, सो वी कांट डू दैट। लेकिन ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या आपके जो इंटरनल आपके जो इमोशंस हैं, स्ट्रेस की वजह से जो आपके ऊपर स्किन पे जो डैमेज हो रहा है, या इंटरनली आपकी बॉडी में डैमेज हो रहा है, या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, UVB रेज से, पोल्यूशन से, ड्राइनेस से, इससे जो आपकी स्किन पे डैमेज हो रहा है उसको एक हद तक अपनी स्किन को उससे प्रोटेक्ट करना, कि वो डेली डैमेज ऐसे ना हो कि मैं हूँ 30 इयर्स की, मैं लगूँ 60 इयर्स की। ठीक है, सो आई फील एंटी एजिंग का जो कॉन्सेप्ट एस्थेटिक्स में जो मैं फील करती हूँ वो ये है कि आप व्हेन यू सिटिंग इन योर पीयर्स you should not look older than them at least. ठीक है। अच्छा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं डॉक्टर, उसके बाद हम वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा हमारे साथ से। वेलकम बैक टू दिस शो। हम लोग एजिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो, मुझे डिस्टर्बिंग लगती है ये चीज़ कि आपको अपने एज अप्रोप्रिएट लगना चाहिए। चलें आप 5, 6, 10 साल पीछे लग जाएं, अगर आप 60 के हैं तो 50 के लगना शुरू हो जाए, 50 के हैं तो 40 के लगना शुरू हो जाए। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल ही अपनी एज के नहीं लग रहे होते, वो 30 साल के लग रहे होते हैं। तो वो चीज़ मुझे एक बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है। कुछ हमारे टाइम में चीज़ें चेंज भी हुई हैं, जैसे कि जब हम बच्चे थे तो एक 60 साल का जो इमेज हमारे दिमाग में बनता था वो एक बुजुर्ग इंसान का बनता था। अब हम देखते हैं कि शाहरुख खान इज 65 ईयर्स ओल्ड और वो बिल्कुल जवानों की तरह जवान लग रहे हैं। तो वो कुछ चीज़ें चेंज भी हुई हैं, लोगों ने अपनी हेल्थ के हवाले से कंसर्न भी होना शुरू कर दिया, अपनी डाइट को भी अच्छा रखते। बट कुछ लोग हैरत अंगेज तौर पे जवान लगने की कोशिश भी कर रहे हैं और लग भी रहे हैं ड्यू टू सर्जिकल प्रोसीजर। तो वो कराने चाहिए, नहीं कराने चाहिए? व्हाट इज़ योर टेक ऑन? देखिए, इट्स आई डोंट थिंक इट्स राइट कि मैं किसी के ऊपर कमेंट करूं कि कोई अपनी एज को कम करने की कोशिश कर रहा है तो क्यों कर रहा है। इट्स अ पर्सनल चॉइस, ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक इट शुड बिकम एन ऑब्सेशन। ठीक है, लोग अपने फीचर्स इतने चेंज करा देते हैं कि वो ओरिजिनल वो हालत ही नहीं रहती। ठीक है, सो एवरीथिंग शुड बी वेरी नेचुरल, एवरीथिंग शुड बी वेरी सटल। और एस्थेटिक्स भी अब इस तरफ ही आ रहा है कि जो भी चेंजेस हो मैं आपको देखूं और मैं कहूँ हाँ यू लुक वेरी नाइस, यू लुक वेरी फ्रेश, बट आई कांट टेल व्हाट यू हैव डन टू योर फेस। ठीक है, दैट्स द राइट वे टू डू इट। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि इफ़ यू वांट टू preserve your health overall,
that's not a bad thing. ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल. For example, I was just telling you, I don't dye my hair. I love the grey which I have. I'd never want to do it. मुझे मेरी बड़ी बहनें भी कहती हैं. There was a time when my mother, when she was alive, तो she used to dye her hair at that time. और मैं I was in my 30s and I was not dyeing my hair. वो मुझे कहती थी कि नहीं तुम डाई क्यों नहीं करती हो, तुम करो, देखो मेरे काले हैं तुम्हारे वाइट हैं. मैं कहती थी अम्मी जी it's all right. That's fine. I love it. I think I carry it well. I want to do इंसान it. को जिस चीज़ में अपना आप अच्छा लगे उसे वो करना चाहिए. छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे. कहीं मत जाइएगा हमारे साथ. वेलकम बैक टू द शो. मेरा अपना इस चीज़ पे एजिंग के ऊपर या किसी भी प्रोसीजर के ऊपर मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि ब्यूटी इन्हांसमेंट होनी चाहिए, चेंजिंग नहीं होनी चाहिए. कल ही मैं डॉक्टर साहिबा को भी ब्रेक पे बताई थी. मैं एक टर्किश सीरियल का एक क्लिप देख रही थी, बस एक जैसे झलक सी आप देखते हैं. उस सीन में 5 लड़कियां खड़ी थी जिनमें से 4 जो हैं वो एलीट क्लास दिखाई हुई थी, फ्रेंड्स दिखाई हुई थी. और बिल्कुल ऐसे लग रहा था वही नाक, वही लिप फिलर, वही चीक फिलर या चीक लिफ्ट आप कह लेंगे, वही आईब्रो लिफ्ट, और सब बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि बहनें हैं या तो एक ही सांचा है जिसमें अल्लाह मियाँ ने इनको डाल के भेजा हुआ है, या आई डोंट नो वो एक ही किसी डॉक्टर के पास जा रही थी, क्या मसला था. और साइड पे एक लड़की जो है वो पर्म बाल थे उसके, और उसको उन्होंने खड़ा किया हुआ था कि वो किसी एक की मुलाजमा थी जिसके घर पे पार्टी थी. वो यूनिफॉर्म पहनी हुई थी. मुझे वो अच्छी लग रही थी क्योंकि वो इंडिविजुअली मुझे एक चेंज इंसान लग रही थी. ये वैसे पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, हो सकता है मुझे वो अच्छी लग रही हो, किसी और को ना लग रही हो. जिस तरह याहिया ने कहा कि ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बिहोल्डर. बट स्टिल डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि ये सोच कि मुझे ऐसा बना दे, मेरी नाक को ऐसा कर दे, मेरे होंठों को ऐसा कर दे, ये कहीं ना कहीं जाके हमें लगेगा कि ये नहीं करना चाहिए था हमें? अल्टीमेटली देखें, अगेन आई विल से कि ये इट्स वेरी पर्सनल ओपिनियन फॉर एवरीवन, हर एक का अपना होता है. लेकिन आई ऑल्सो फील कि ये इमोशनल मेच्योरिटी के, मुझे तो इट सीम्स लाइक अ लैक इन इमोशनल मेच्योरिटी. आप जाएं कई कंट्रीज़ में, आप जाएं ना तो वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोसीजर्स हो रहे हैं कि all the women look like they are related to each other somehow. They are बहनें सारी, because exactly the same nose, exactly the same type of lip, exactly the same type of facial contour. तो वो they're like बस mold एक है और उसमें से सबको निकाला जा रहा है. So yes, it's always like जो अगर if you look at for example, मुझे बहुत शौक था when I was young in the 1980s, तो जो पुरानी सुपर मॉडल्स होती थी, I used to look at their facial features. थोड़ा सा aesthetics का तब से थोड़ा सा शौक था. So if you look at Naomi Campbell for example, or if you look at Linda Evangelista for example, हर एक का बोन स्ट्रक्चर बड़ा डिफरेंट, हर एक के फीचर्स बड़े डिफरेंट. किसी ने सर्जिकली उस वक्त अपने आप को इन्हांस नहीं किया हुआ था. उनकी उस इंडिविजुअलिटी पे ही उनकी पॉपुलैरिटी. सिंडी क्रॉफर्ड का वो मोल बहुत मशहूर है. ट्रू. सो ऑल दीज थिंग्स आजकल तो लोग हटवा रहे हैं मोल्स अपने ऑपरेट करा कर. वो जो एक नेचुरल ब्यूटी थी उस वक्त की, नो डाउट वो उसके अपनी, दैट वाज द राइट वे टू कैरी योरसेल्फ. बिल्कुल सही. उनको अभी आप देखें, दे आर मॉडलिंग स्टिल, दे आर इन देयर 50s and 60s नाउ. अभी भी वो दे आर मॉडलिंग, दे आर वॉकिंग ऑन कैटवॉक्स राइट नाउ, एंड दे लुक अ लिटिल ओल्डर, येस, बट दे हैव टेकन गुड केयर ऑफ देमसेल्व्स. अपना उन्होंने ओवरवेट नहीं होने दिया, अपनी स्किन का उसी तरह ख्याल किया, कोई मेजर उन्होंने प्रोसीजर्स नहीं करवाए हुए, and they still look very nice. So I think there's a proper way to carry yourself into aging. तलत आंटी जी हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जुमा मुबारक बेटा. जुमा मुबारक आपको भी. कैसी है तलत आंटी? अल्लाह का शुक्र है, और जैनब को मेरी बहुत दुआ. भाई जैनब का तुम्हारे साथ इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है. बहुत शुक्रिया आंटी. हैं? बहुत शुक्रिया जी. अच्छा हाँ भाई जैनब, माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा हलीमा जी जी भाई, एक बात आज मुझे कहनी है. जी जी जरूर कहें. माइंड तो नहीं करोगी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हैं? आज असल में देखो, आपको पता है ना कि मैं इब्तिदाइया बड़े गौर से सुनती हूँ. बिल्कुल सही कह रही हैं. और मेरे लिए प्रोग्राम की जान वही होता है. आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बजा फरमाइए. हाँ जी. देखो ना, हर एक का अपना अपना नुक्ता नजर होता है. हाँ जी. आज आपका मैंने तकरीबन 2 महीने के बाद
आज का जो था इब्तिदाई या वो ताज़ा हवा का झोंका था। बहुत शुक्रिया तलत आंटी आपका। आपने सुना आज है या नहीं? आप काफ़ी अरसे से सुन रही थी और आज आपको मुख्तलिफ लगा? नहीं मतलब बस एक वो यकसानियत का शिकार था। तो आज मुझे जो है ना, वही मैं कह रही हूँ, ताज़ा हवा का झोंका था ये। बिल्कुल सही कह रही है। और मुझे बहुत अच्छा लगा और इस पे काफ़ी वर्क किया हुआ था आपने, बहुत और आपकी टीम ने जो भी है, और वाकई मज़ा आ गया सुन करके। बहुत शुक्रिया तलत आंटी, थैंक यू सो मच। और जहाँ तक ये इसका हुस्न सेहत का ताल्लुक है, तो बेटा आपको हम बताएं तो आप बड़ी हैरान होंगी कि मैंने इस एज तक जो है ना, याद होगा बहुत पुराना जमाना है, तिब्बत सुनो चलता था। हाँ जी, है ना? उसके बाद फिर पॉन्ड्स का जमाना आया। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, पॉन्ड्स के बाद जो है ये निविया का जमाना आया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी। तो मैं अभी निविया पर ही, मेरा जो स्टॉप है ना, वो वहीं पर है। लेकिन मुझे यकीन है तलत आंटी कि आपको किसी और चीज की जरूरत भी नहीं होगी। हम वो अच्छा। उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको जरूरत है बेचारों को। अच्छा, और दूसरा वो हाशमी सुरमा। हाँ जी, बिल्कुल। बेटा अब मैं क्या करूं, मैं यकीन करोगी मुझे अच्छा लगता है, मैं चीजें लाती हूँ। ये नहीं कि मुझे अवेयरनेस नहीं है, मैं लाती हूँ चीजें, मगर मैं उनको इस्तेमाल नहीं करती। आपको जरूरत, मैं यही कह रही हूँ ना, आपको जरूरत ही नहीं है इन सारी चीज़ों की। थैंक यू सो मच तलत आंटी कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। हम लोग जी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं स्किन के हवाले से, स्किन की केयर के हवाले से, लेकिन हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो करने की कोशिश की है, उसके हवाले से बात उनको कवर करने की कोशिश की है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे जो हम खाते हैं उसके स्किन पे जो असरात होते हैं उसके हवाले से, या बालों पे जो असरात होते हैं। मुझे कुछ अर्सा पहले तक मैं मायोनीज़ बहुत लगाती हूँ बालों पे, फेंडना हो जाए इस बात से। आई जस्ट डोंट नो कि मुझे लगता है कि उससे मेरे बाल जो हैं जितने उससे अच्छे होते हैं वो किसी चीज़ से नहीं होते। मे बी उसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि अंडा भी है और तेल भी है और सब चीज़, लिपिड्स है ना। और सेकेंडली जो चीज़ है वो ये कि मैं फ़िश ऑयल के जो कैप्सूल्स होते हैं, मुझे लगता है कि वो खा के मुझे गर्मी लगने लगती है और वो अजीब से डकार से अजीब से गंदे से आने लग जाते हैं। वो मुझे खाना पसंद नहीं है, लेकिन मैं बालों पे लगाती हूँ। क्या इस तरह की चीज़ें अप्लाई करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप उन्हें कंज्यूम करें ताकि उनके इफेक्ट्स आपकी स्किन पे भी आए, आपके बालों पे भी आए? कौन कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए फॉर आवर हेयर एंड स्किन? अभी विंटर्स को अगर ले लें स्पेसिफिकली, एक तो ये कि मैं थोड़ा सा, बल्कि क्योंकि एक चांस है थोड़ा सा अगर कुछ एजुकेट करने का आपके व्यूअर्स को, तो विटामिन डी के बारे में मैं बात करूँगी। ज़रूर। बहुत ज़्यादा इसके बारे में मिथ्स भी हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं अच्छा जी सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए, विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होता। कितना विटामिन डी आपको सनलाइट से चाहिए, कितनी देर आपको बैठना चाहिए, कब बैठना चाहिए, इसके बारे में कुछ भी डेफिनेटिव, कई दफ़ा डॉक्टर्स जब व्हेन आई वाज स्टडीइंग तो तब मुझे भी नहीं इतना पता था। इस पे रिसर्च भी बहुत ज़्यादा हुई है, एंड समटाइम्स पीपल कम अप विद सम मिथ कि अच्छा नहीं ऐसे करना चाहिए ऐसे, तो आई ट्राई टू करेक्ट देम। अभी जो प्रोटोकॉल्स हैं जो आई थिंक जो बड़े सिंपल हैं, जो हर कोई फॉलो कर सकता है, वो ये है कि डेली की, क्योंकि सर्दियां हैं सबका दिल करता है धूप में बैठने को, लेकिन आपकी जो रेज़ हैं वो आपको डैमेज भी कर रही होती हैं। सो आपको जो रेज़ चाहिए जिससे विटामिन डी बनेगा वो UVB रेज़ होती हैं। दो तरह की रेज़ होती हैं सनलाइट में, UVA रेज़ एंड UVB। मेजर अभी ये दो हैं, अभी इनके बारे में बात करते हैं। UVA से याद रखें, UVA वो रेज़ हैं जो एजिंग करती हैं, जो डैमेज करती हैं आपकी स्किन को। UVB रेज़ आपको बर्न करती हैं, वो आपको टैन करती हैं, ठीक है। सो आपने बचना दोनों से है, ठीक है। और जो सनस्क्रीन्स आप यूज़ करें वो दोनों को कवर करें, फेस को, ठीक है। UVA से भी प्रोटेक्शन हो, UVB से भी प्रोटेक्शन। तो ये हमें कैसे पता लगेगा? उस पे ऊपर तो सिर्फ UV रेज लिखा हुआ होता है। यूजुअली अगर आप इफ़ यू बाइंग द राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट तो उस पर ज़रूर UVA एंड UVB की प्रोटेक्शन लिखी हुई होती है। सनलाइट फिर कैसे ली जाए? बेस्ट ये होता है कि आप फेस की तरफ सनलाइट को ना लें, ठीक है। बैक कर लें, आर्म्स कर लें, फीट कर लें, एंकल्स तक कर लें, ठीक है। आर्म्स बेस्ट होते हैं।
10 to 15 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स का डेली सनलाइट आर्म्स पर अगर लगे, सो दैट शुड बी इनफ, जो आपको आपके बॉडी में विटामिन डी प्रोड्यूस हो जाता है उससे। इसमें टाइम क्या इम्पोर्टेंट है, इसका एक छोटा सा एक टोटका समझ लें है कि जब आपका अपना कद का शैडो आपसे छोटा हो, ठीक है, वो टाइम बेस्ट होता है फॉर विटामिन डी प्रोडक्शन, ठीक है। वो वाली सनलाइट आइडियल होती है या वो वाली यूवीबी रेज आइडियल होती हैं। तो इसका मतलब है अगर आप खड़ी हैं और तकरीबन 11-12 बजे का टाइम है तो सूरज इतना ऊंचा होता है कि आपका अपना साया आपके अपने कद से छोटा हो जाता है। सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम बिटवीन 11 AM टू मे बी 2 PM। इस दौरान में अगर आप 30 मिनट्स सूरज की तरफ बैक करके फेस पे सनस्क्रीन लगा के आप बैठ जाती हैं और आर्म्स आपके एक्सपोज्ड हैं या एंकल्स तक पाँव आपके एक्सपोज्ड हैं, तो आपका विटामिन डी कुछ ना कुछ सनलाइट से बन जाएगा। ठीक है। अगर आप ग्लास के पीछे बैठी होंगी तो तब नहीं बनेगा, क्योंकि वो यूवीबी रेज को यूजुअली जो अच्छा ग्लास है वो उसको स्टॉप कर देता है। ठीक है। सो दिस इज समथिंग जिसको एक जिस तरह बहुत सारे लोगों ने घरों में इस तरह ग्लास प्रोटेक्शन वाली बनाई हुई भी होती है कि उसके अंदर आती भी रहती है, आपको सेक भी मिलती रहती है, बट वो विटामिन डी नहीं मिलेगा। नहीं, विटामिन डी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इफ़ यू लिविंग इन एन अपार्टमेंट में भी जहाँ पे ओपन आपके पास कोई स्पेस नहीं है या सनलाइट नहीं है, तो आप ये नहीं समझे कि आप ग्लास के पीछे बैठे हैं तो बन जाएगा, वो फिल्टर आउट हो जाएगा। ठीक है। सो इस वजह से दिस इज़ वन वे। आई थिंक सर्दियों में इतना हर कोई निकल ही जाता है कि आधा घंटा तो आपको कहीं ना कहीं आपके बॉडी पार्ट पे मिल ही जाता है, तो मेक श्योर कि आप वो ज़रूर आपको मिलता रहे। फिर जहाँ तक खाने की बात है, अगेन आई विल स्टार्ट, आपका प्रोटीन इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपकी बॉडी में जो पेप्टाइड्स बनने हैं, जो कोलेजन बनना है, वो आपके अमाइनो एसिड से ही बनता है। इलास्टिन जो बनता है, जो एंटी एजिंग है, वो भी अमाइनो एसिड से बनता है। सो नेचुरली आप प्रोटीन इनटेक होगा तो फिर आप कुछ ना कुछ आपकी बॉडी भी प्रोड्यूस करेगी। देन एंटीऑक्सीडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें विटामिन सी आ जाता है, रेसवेरेट्रॉल आ जाता है, बेरीज़ में है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप फर्मेंटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, योगर्ट बहुत अच्छा है, कीफर बहुत अच्छा है, इसका जूस बना दे, लस्सी बना दे, वैसे योगर्ट ले लें, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। ओमेगा 3 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपने एग्स में लेना है, फ़िश में भी लेना है, सर्दियों का मौसम है, यू कैन ईज़िली हैव फ़िश नाउ, इससे थोड़ा सा उसको कवर करें। वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, ऑफ कोर्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो आइडियल है। सारी वो चीज़ें हैं जो हम लोगों के घरों में मौजूद होती हैं अगर हम उन्हें सही तरह से कंज्यूम करें। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ चीज़ें हम कंज्यूम कर भी रहे होते हैं, जैसे फल है, सब्जियां हैं, लेकिन हमारा टाइमिंग सही नहीं होता। टाइमिंग ऐसा होता है कि उनके जो असरात हैं वो उस तरह से हमारे ऊपर आते ही नहीं है। फॉर सपोज बहुत लेट नाइट फल खा रहे हैं बैठ के, या बहुत जो है खाने के बाद जो थोड़ी सी पोर्शन रह गया उसको फिल कर रहे हैं बस फल से। व्हाट इज़ द राइट टाइम कि हमने फल किस टाइम खाना है और कितनी मिकदार में जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद? देखिए, आई नो कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि फ्रूट्स को सबसे एंड में खाया जाता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली फ्रूट्स शुड बी द फर्स्ट थिंग दैट यू ईट, चाहे अर्ली मॉर्निंग है, चाहे बिफोर योर मील है, आपकी आफ्टरनून या इवनिंग का भी जो स्नैक है वो पहले फ्रूट होना चाहिए। इसी तरह सैलड के बारे में कहते हैं कि अगर आपने कोई ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें कार्ब्स, जैसे हमारे सारे खाने में रोटी है तो कार्ब्स हैं, चावल है तो कार्ब्स हैं, ऑयल भी बहुत ज़्यादा होता है, एक प्लेट जितनी आपने अपनी सर्विंग की रखी हुई है डिनर की या लंच की, उतनी ही प्लेट सर्विंग की आपने फ्रेश वेजिटेबल्स की या लाइटली सॉटेड या लाइटली बॉइल्ड स्टीम्ड वेजिटेबल्स की पहले आपने वो खानी है, क्योंकि उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी अगर हैं या उसके अंदर जो आपका फाइबर है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो इतना ज़्यादा अंदर जाके आपकी इंटेस्टाइन्स में और आपके गट को कोट करके प्रोटेक्ट कर लेता है कि उसके बाद अगर आप कार्ब्स खा भी रहे हैं तो कार्ब्स की इवन एब्जॉर्प्शन कम होती है, ठीक है, वो आपको डैमेज नहीं करते। सो इसलिए वो जो आपकी गट की इन्फ्लेमेशन है वो ऑटोमेटिकली आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है। एंड अच्छा, 8 PM के बाद दही रात को खा सकते हैं, बिकॉज अभी वो टाइम भी है ना कि लोग कहते हैं जी जम जाएगा तो आपका गला ख़राब हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वैसे जनरली कहा जाता है यू शुड गिव योर गट सम रेस्ट आफ्टर 8 PM, मैक्स 10 PM के बाद तो कुछ भी ना खाएं, क्योंकि वो फिर डाइजेशन में लगा रहेगा, आपकी सारी एनर्जी बॉडी की वहाँ वेस्ट होती है। 10 PM के बाद आपकी बॉडी रिपेयर मोड में आ जाएगी, ठीक है। सो इफ़ यू आर स्लीपिंग ऑन टाइम एंड यू हैवंट ईटन एनीथिंग, तभी आपकी बॉडी रात को अपने आप को रिपेयर करेगी और सुबह फ्रेश उठेंगे। वरना लेट नाइट स्नैक्स लेने से
आप सो भी अगर टाइम पे रहे हैं लेकिन कुछ खा पी के बहुत ज़्यादा सो रहे हैं तो पूरी रात आपकी बॉडी तो बिज़ी रही, उसको डाइजेस्ट करने में उसको टाइम ही नहीं मिला इंटरनल हीलिंग के लिए। सो सुबह आप थके हुए उठते हैं, टायर्ड उठते हैं, आपको समझ नहीं आती मैं सोई भी हूँ लेकिन मैं एनर्जेटिक नहीं फील कर रही। सो दीज आर द लिटिल थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर स्किन। अच्छा, एक और चीज़ जिसकी मुझे बड़ा वो होता है कि मैं खुद भी हालांकि पता भी है फिर भी नहीं कर पाती, वो हाइड्रेशन है। पानी नहीं पी पाते हम, मैं नहीं पी पाती, 3 ग्लास पी लूँगी, बहुत जोर लगाऊंगी तो 4 पी लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं पिए जाते। एक तो ठंड लगती है, बिल्कुल। फिर आपको बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आप अवॉइड ही करते हो कि यार ना ही पियो। फिर जो है भूल जाते हैं, प्यास नहीं लगती, भूल जाते हैं, प्यास ही नहीं लगती आपको तो हम भूल जाते हैं। खाने के साथ पी लिया, सुबह उठ के पी लिया, एक शाम को चाय के साथ पी लिया पानी का ग्लास, बस ये जो है ये टाइमिंग जो है हमें याद आता है। जब हम वाकई ही उस टेबल पे बैठते हैं तो हमें याद आता है कि यहाँ पे हमें कुछ लिक्विड भी है। तो उसको किस तरह से कर सकते हैं या नहीं, इट्स ओके अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं जिनके अंदर वाटर इनटेक है तो ठीक है, कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो जाएगा। और एक और चीज़, क्या दूध भी इसके अंदर आता है जो हमने पानी का इनटेक करना होता है? क्या दूध के मग्स या कप भी उसके अंदर आते हैं? देखो कुछ हद तक तो बिल्कुल हाइड्रेशन आपको इन सब चीज़ों से मिल रही है, फ्रूट से भी आपको मिल रही है और ठीक है बाकी लिक्विड से भी आपको मिल रही है, आप जूसेस की शक्ल में ले रहे हैं। लेकिन मोस्टली जो आप ये चीज़ें ले रहे होते हैं ना उसमें फॉर एग्जांपल जूस अगर ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, उसमें फ्रुक्टोज़ भी बहुत ज़्यादा, उसमें ग्लूकोज भी बहुत ज़्यादा है। सो वो बैलेंस आउट हो जाता है। वो जो प्योर हाइड्रेशन आपको जो फ़ायदा दे सकती है ना वो सिर्फ फ्रूट से नहीं मिल सकता या सिर्फ दूध से नहीं मिल सकता। वाटर इज़ वाटर, उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। इसमें मुझे पता है, आपको भी पता है, मुझे भी, एवरी लेमैन नोज़ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन वही बात है हम भूल जाते हैं, लेज़ी होते हैं। इसका डिसिप्लिन आपने खुद बनाना है। यू हैव टू मेक श्योर। आई लाइक इट व्हेन पीपल कीप बॉटल्स विद देम और वो उसमें मेजर हुआ होता है कि जी 8 ग्लासेस हैं या समथिंग, और वो अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं। वो बहुत देखने में बहुत कम्बरसम सा लगता है बेशक, लेकिन इफ़ दिस वर्क्स फॉर देम व्हाई नॉट। आपको याद रहता है ना कि मैंने ये पीना है, मैंने ये ख़त्म करना है। और सिप बाय सिप करके आप कुछ ना कुछ तो पी ही लेते हो, थोड़ा थोड़ा आप ले लेते हैं। एक हैबिट बना लें, हम लोग भी ना बस टेबल पे बैठेंगे, खाने का वेट करेंगे, पानी को भूल जाएंगे। मेक इट अ हैबिट। आई हैव सीन पीपल, आई ऑब्जर्व पीपल अ लॉट, पीपल हु हैव मेड, हु आर डिसिप्लिन्ड इन देयर लाइव्स, दे हैव मेड दिस हैबिट कि बस बैठेंगे, सबसे पहले पानी डालना है, खाने से पहले 1 ग्लास 2 ग्लास पी लिया तो चलो बस ठीक है। आपके 2-3 मील से पहले 6 ग्लास तो वैसे ही हो जाते हैं ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बट वो वही बात है कि हम वो अगर करना शुरू कर दें तो क्या ही बात है। और जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं हम लोग ज़ाहिर है उसको बहुत पका के, गोभी खाएंगे तो गोभी गोश्त वो बना तो हुआ सारा होगा, वेस्ट हो जाता है। तो उसमें हम तो कहते हैं हम तो खा रहे हैं वेजिटेबल्स, तो हम कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन फिर कंज्यूम करनी किस तरह से? देखिए अब इसको तो ये तो आपको साउथ एशियन सारी कुकिंग जो है ना वो नल अवॉइड करनी पड़ जाएगी। सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो बिल्कुल मल्टीप्लाई बाय 0 करने पड़ जाएंगे। आई वाज टॉकिंग टू अ पेशेंट ऑफ माइन द अदर डे, शी केम फ्रॉम जर्मनी, शी वांटेड सम एडवाइस फ्रॉम मी अबाउट हर एक्ने एक्चुअली। सो एंड आई वाज आस्किंग हर कि अच्छा मुझे बताओ जर्मनी में क्या क्विजीन है, क्या खाते हो तुम लोग वहाँ पे? तो उसने कहा वहाँ का कोई क्विजीन नहीं है। शी सेड यूरोप हैज़ नो क्विजीन एट ऑल। वहाँ पे नो वन खाना नहीं खाया जाता वहाँ पे। वहाँ सिर्फ आप कोई फ्रूट खा रहा है, कोई वेजिटेबल्स खा रहा है, कोई सैलेड खा रहा है, सार्डो ब्रेड उठाएंगे उस पर चीज़ लगा के खा लेंगे, बस ये मील हो गया इनका। ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई प्रोटीन का कोई वो ले लेंगे या फ़िश का ले लेंगे, उसे बेक कर देंगे। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस तरह तो हमारा पेट नहीं भरने वाला। वेलकम बैक टू द शो। एक लास्ट सवाल जो है वो हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं और उसके बाद फिर हम ज़ैनब की तरफ चलेंगे। डॉक्टर साहब हम हाइड्रेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी हाइड्रेशन कम होती है तो आपके लिप क्रैक्स होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए जो है वो हमें कुछ आउटर चीज़ अप्लाई करनी चाहिए। बहुत सारी जो वैज़लीन या इस तरह की चीज़ें हम अप्लाई करते हैं उससे वो इफ़ेक्ट नहीं आता या उस तरह से नहीं अच्छा दोबारा से रिजुविनेशन होती और क्रैक लिप्स बहुत बुरे लग रहे होते हैं।
तो उसके लिए क्या अप्लाई करना चाहिए? कोई प्रोडक्ट होना चाहिए जो अप्लाई कर लें हम? अल्टीमेटली तो आपको ज़ाहिर है प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो अप्लाई करना पड़ेगा। हाइड्रेशन सबसे पहले आप पूरी करें, वाटर इनटेक आपका होना चाहिए। अगर हाइलुरोनिक एसिड थोड़ा सा अगर जो आप स्किन के लिए अप्लाई करें, इवन दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द लिप्स आल्सो बिकॉज दैट्स आल्सो लिप सर्विस। ठीक है। वो सरफेस है उसको भी थोड़ा सा कवर कर देगा। और इसके बाद जब एक दफ़ा क्रैक हो गया है फिर तो ज़ाहिर है उसको हील करने का टाइम चाहिए। ठीक है। सो उसमें आप एक ही चीज़ कर सकते हैं कि आप उसको अच्छा थिक बैरियर देंगे, क्योंकि नीचे से स्किन खुद ब खुद हील होके कवर करेगी। दैट माइट टेक 3 to 4 days, वो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन इसके अलावा कोई और इससे सूनर कोई और सोल्यूशन नहीं है हीलिंग का। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ मेक श्योर दैट यू यूज़ अ नाइस लिप बाम। उसमें मेडिकेटेड भी बहुत सारे आ रहे हैं, जिंक सेलेनियम भी बहुत सारे। मेरे जैसे लोग क्या करें, मैं जब भी लिप बाम लगाती हूँ मेरे ख्याल से कुछ सेकंड्स के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि मैं उसके बाद बेटी को इतनी पपिया करती हूँ रीअप्लाई कि वो ख़त्म हो जाता है। फिर मैं कहती हूँ यार ये तो अभी मैंने सोचा था कि अब मैंने इसके बाद कुछ भी नहीं करना, कुछ खाना पीना भी नहीं है ताकि वो लगा रहे, बट वो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर मेरा इख्तियार ही नहीं है। तो आई थिंक आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कोई ना कोई इस टाइप की चीज़ ऑयल बेस्ड जिसमें लिपिड ज़्यादा उसमें उसका value, वो थोड़ा सा आपने अप्लाई करना है, क्योंकि बैरियर क्रिएट करना है। ताकि मेन जो है वो ये है कि आपका जो सरफेस है, एपिडर्मल सरफेस जिसे TWL कहते हैं, ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस, वो आपका कम होना चाहिए। जब तक आप ऊपर कोई ऐसी लिपिड की बैरियर नहीं बनाएंगे तब तक वाटर तो लूज़ होता रहेगा, ड्राइनेस होगी तो क्रैकिंग भी होने लग जाएगी। ठीक है। डॉक्टर साहब एक लास्ट सवाल बच्चों के हवाले से है, उनको भी ड्राइनेस ज़ाहिर होती है इस मौसम में, लेकिन क्योंकि कवर अप करने की हमारी कोशिश होती है और जैसे ही नहला के भी सपोज लाते हैं तो हमें होता है कि जल्द से जल्द इनको जो है वो एक लेयर तो कम से कम पहना ही ना दे, ऐसा ना हो सर्दी लग जाए। तो उनको जो है वो मॉइस्चराइज करना, फुल बॉडी मॉइस्चराइज मे बी तेल से या किसी और चीज़ से, वो कितना ज़रूरी है और कितना फ्रीक्वेंट एक हफ्ते में करना चाहिए? देखिए, दिस इज़ ऑन नीड बेसिस। ऐसे नहीं है कि मैं कहूँ कि कोई एक फ़िक्स रूल है कि आपने वीक में कितनी दफ़ा करना है। आप एक बेबी की स्किन जो है वो अब तो यू नीड टू बी केयरफुल कि कोई आपकी एक्सेसिव ड्राइनेस जो है आपके किसी बच्चे में ना हो। अगर उस टाइप की कंडीशन है फिर तो आप डेली आपने 2 to 3 times a day आपने एमोलिएंट्स ज़रूर उसको लगाने हैं और अच्छी हाइड्रेशन उसकी करनी है, अच्छा मॉइस्चराइज़र होना चाहिए। अगेन बच्चों के लिए जो स्पेशल फॉर्मुलेशंस हैं जिसमें कम से कम आपके जो है वो हार्श केमिकल्स हैं, इस टाइप का यूज़ करना चाहिए। अगेन यू कैन यूज़ मेडिकेटेड वंस ऑल्सो। तो उसके अलावा मेक श्योर कि डेली के हिसाब से तो आप ज़रूर मॉइस्चराइज करें। अब तो सनस्क्रीन भी ऑफ कोर्स यंग एज से भी एडवाइजेबल है, 6 months से ऊपर के बच्चों के लिए सनस्क्रीन, क्योंकि अब आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो 50 years पहले का सन था अब वो सन नहीं है जी। आपकी इन्वायरमेंट, आपकी जो ओजोन लेयर है वो कहीं ना कहीं इतनी डैमेज ज़रूर हो गई है। आपने इन्वायरमेंट के चेंजेस भी, क्लाइमेट चेंजेस भी अब देख लिए हैं, फ्लैश फ्लड्स कैसे आ रहे हैं, वाइल्ड फायर्स किस तरह से हो रही हैं। सो द क्लाइमेट हैज़ चेंज्ड अ लॉट ऑल्सो। यू नीड टू मेक श्योर दैट यू प्रोटेक्टिंग योर यंग वन एट होम। उसको भी फिर सनस्क्रीन ज़रूर लगाया करें, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग आउटसाइड, रीअप्लाई आफ्टर अ व्हाइल। और अपने लिए तो डेफिनेटली हाइड्रेशन, प्रोटेक्शन दोनों चीज़ें साथ साथ। बच्चों में हाइड्रेशन एज़ नीडेड। हम लोग सर्दियों में प्रॉब्लम ये है बहुत गर्म पानी से, क्योंकि हमें ये होता है ना ठंड ना लग जाए। समर्स में तो गर्मी इतनी होती है कि बल्कि कूल होने के लिए ठंडे पानी में हम कर रहे होते हैं, बिल्कुल। और विंटर्स में डिफरेंट है। तो विंटर्स में हीटर के सामने ज़्यादा बिठाने से या ख़ुद बैठने से हमारी स्किन वैसे ही ड्राई हो रही है, और सर्दी की वजह से एक्सट्रीम गर्म पानी यूज़ करने से वो आपके नेचुरल ऑयल स्ट्रिप ऑफ हो रहे होते हैं। सो उसमें तो मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। पहले आप जल्दी से वो करें, वार्म कमरा होना चाहिए जिसमें आप बच्चे को लिटाएं, पहले उसको मॉइस्चराइज़ करें और उसके बाद उसको आप जो पहनाना चाहते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब चलते हैं हम किचन की तरफ। जैनब जो है वो हमारे साथ हमारा इंतज़ार कर रही हैं। आप अपनी डायरी अगर लाना चाहते हैं तो हम ले आए रेसिपी लिखने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर साहब ने 1 मिनट के लिए भी डायरी नहीं छोड़ी है अपनी। जी जैनब, आप बातें करते हुए लिख भी रही हैं। याद आ रहा है कि आपने क्या करना है। एग्जैक्टली। ओह वाओ। ऐसे हमारे कपड़े ना आज गाजर के हलवे से बहुत मैच हो गए हैं तीनों के। क्वार्टरिंग की। ओह चलो जी, अब इसके ऊपर हम खोया में लगाऊंगे और बादाम जो मैंने। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो अभी हम गार्निशिंग करेंगे ना खोए की। खोया अच्छा मज़े का लग रहा है। डॉक्टर साहब खा लें, कुछ होता तो नहीं है इससे?
देखिए, आई थिंक फूड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेजर्स इन लाइफ जो अल्लाह ने खोए से आपको तो कुछ दिया भी है, यू शुड एंजॉय। चीनी नहीं होती, बस दूध ही को ड्राई किया हुआ होता है। तो फिर इसका तो मतलब है खा सकते हैं खा ना, सकते ज़्यादा हैं, सारा हाँ। खा सकते हैं। कि खाएं ज़रूर, लेकिन कभी जो है ना कच्ची गाजर को भी काट के हल्का सा बॉईल करके खा लें तो फिर हाँ, वो भी ज़्यादा एंजॉय अच्छा करें होगा। और ये भी एंजॉय नहीं करें। नहीं, ये कल से गाजरें आई हुई थी और हमने काफ़ी जो है वो लुत्फ उठाया है कच्ची गाजरों का भी यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर है एक दिन पहले ये इसका प्रोसीजर इतना लंबा था कि एक दिन पहले हम सारा सामान ज़ैनब क्योंकि के लिए हमने लेके 5 किलो गाजरें मंगवाई थी और 5 किलो गाजरों के हिसाब से जो है ये बनाया। मेरे तो बस रह गए घुमा के मैंने इम्तियाज़ की भी हेल्प की है। क्योंकि वो आप कितनी दफ़ा यूं करते हो ना बिल्कुल, उसको। बिल्कुल। हाँ। और इसका चमचा डिफरेंट होता है ना, वो पतला सा, वो स्ट्रेट होता है, हाँ, वो ऐसे ऐसे हाँ, करना होता है, हाँ। तो वो था नहीं, तो उसमें मुश्किल हो रही थी। अच्छा, मैं रेसिपी इसकी यहाँ बता दूँ कि 5 किलो गाजर के हिसाब से रेसिपी है, लेकिन आप इसमें 1 किलो भी मैं बता दूँगी कि क्वांटिटी कैसे आप डाल सकते हैं। ठीक है। इसमें जो 5 किलो गाजर है तो उसमें आपने उसको चॉप कर लेना है, कद्दूकश कर लेना है। मैंने चॉपर में चॉप किया है। शुगर इसमें यूज़ की है मैंने 5 कप, ठीक है। जितनी गाजरें होंगी उतनी ही चीनी जाएगी इसमें। ठीक है, उतने ही कप चीनी जाएगी। उतनी ही कप चीनी जाएगी। इलायची पाउडर यूज़ कर सकते हैं या 6 अदद इसमें इलायची जाएगी। घी इसमें जो है 1.5 कप इसमें ऐड होगा। देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल भी। खोया जो है वो 1 किलो में इसमें ऐड करूँगी। कम अगर आपने करना हो, 5 किलो अगर गाजर बना रहे हैं तो आप इसको 500 ग्राम पे जो है वो लेके जा सकते हैं। और बादाम, काजू, पिस्ता अगर आप ऐड करना चाहें तो ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से जो आपको पसंद है वो कर लें। इसी तरह से कि अगर आपने कम क्वांटिटी में बनाना है तो फिर 1 किलो गाजर 1 कप जो है वो चीनी जाएगी। घी जो है इसमें आधा कप चला जाएगा। और फिर इसमें इलायची का जितना भी फ्लेवर आपको पसंद है 2 डाल दें, 3 डाल दें। और खोया भी फिर 100 ग्राम या 200 ग्राम चला जाएगा। ठीक है। इतना और बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तरीका भी बता देती हूँ। मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इसके बनाने के तरीके में, मैं सोच रही हूँ कि बना लूँ। हाँ, मैं कद्दूकश उसमें नहीं करती, वो जो कद्दूकश होता है उसमें नहीं, बिल्कुल नहीं कद्दूकश करती। तो मैं कभी भी ना बिल्कुल, करूँ। बहुत ये तो मैं मुश्किल किसी है। और मर्द को लगाऊंगी कि जो डोले उन्होंने जिम में जाके बनाने में थोड़ा सा नहीं, तो हमारे लिए भी आप यूटिलाइज हो चॉपर जाए। लें, चॉपर में आप कद्दूकश करें तो हार्डली चॉपर 5 बेटे मिनट। आजकल काफी महंगा हुआ है। नहीं, आपको आपकी मामा ने फैक्ट्री नहीं दी वो फैक्ट्री में मिलती है और उसमें आप वो कर लें। वरना बाकी ये कि आप कुकर में गाजरों को डाल के साबुत, अच्छा, आप कुकर चला दें और थोड़ा सा 1/2 कप पानी या उससे कम डाल दें, कुकर चला दें तो सारी कद्दूकश हो जाएंगी, वो नरम हो जाएंगी। सबसे अच्छा हल ये हल है। ना कोई मशीन चाहिए ना कोई चीज़ कितने चाहिए। मिनट के लिए डालना है ये भी बताइए। आप 5 मिनट में सारी गाजरें सॉफ्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो आप ये कर सकते ठीक हैं। है। और फिर उसमें जैसे ही गाजरें आपने डालनी हैं उसमें स्टोव पे रखनी है तो आपने पानी नहीं डालना, ठीक है। और ना कोई घी डालना है, उसका पानी आपने ड्राई करना है। लेकिन आपने सर पे खड़े रहना है क्योंकि फिर एकदम कलर जो है वो गाजरों का नीचे ना लग जाए। जैसे ही पानी ड्राई हो तो आप चीनी, घी और इलायची डाल के उसको बहुत अच्छे से भूनें जब तक चीनी, क्योंकि जैसे ही आप डालेंगे तो वो भी पानी छोड़ेगी उसमें मर्ज होके। तो फिर आपने उसको बहुत अच्छे पकाना है। जैसे आप देखें कि अब वो गाजरें जो हैं पैन छोड़ने लग गई हैं तो आपने खोया डाल देना है। अब खोया डालना है, अब तब आपने जब चूल्हा बंद कर देना है। जैसे ही आप खोया डालेंगे ना चूल्हा ऑन के साथ, तो आपका जो गाजर का हलवा है ना वो सख्त हो जाएगा। ठीक है। तो आपने बंद करना है चूल्हा, स्टोव बंद हो जाएगा, फिर आपने खोया डालना है और फिर बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है। तो फिर गाजर का हलवा ज़ैनब, थ्रू आउट एक ही आंच रखें या बढ़ानी या घटानी? तेज करनी है। जब पानी ड्राई करें तो बहुत तेज कर देनी है। ये तब आपने स्लो करनी है जब आप देखेंगे कि अब वो पैन छोड़ रहा है तब, वरना थ्रू आउट वो चिपक जो है वो खत्म हो रही है। तो तब आपने तेज ही जो है आंच रखनी है। और साथ में एक और खोया डालने का जो तरीका है वो आपने देखा होगा, जैसे आप बाजारों में मिलता है कि वो पेस्ट बना हुआ ऊपर एक लेयर लगी हुई होती है। उसमें एक तो अंडा भी डलता है खोए के साथ। अच्छा। ये भी चीज़ होती है। दूसरा ये होता है कि घी के अंदर खोए को मेल्ट कर लेते हैं और वो फिर जिस तरह मैंने ये किया ना तो उसके ऊपर पोर कर दूंगी तो वो पूरी एक लेयर आ जाएगी, सॉफ्ट सी वो एक लेयर बन जाएगी खोए की। तो वो भी एक तरीका है। बेहतरीन हो गया। हमारे साथ नादिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मुझे जुकाम लग रहा है। हाँ, का बाहर वैसे बोली भाई बात इस वजह से तबीयत खराब ही रहती है अब तो जी। बस बुबारी माँ बंद करो इसका फोन। अल्लाह आपको तंग कर रही हूँ, आपको तंग कर रही हूँ। बेटा ये वो आएगा ना तो तुम लोगों के कस बल निकालेगा, देखना जरा। तो बुरा ही मार गई है। खैरियत हो रही है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इसके लिए कोई दवाइयाँ शवाइयाँ ले रही हो, कोई टोटके कर रही हो ठीक होने के लिए? नहीं दवाई तो ली है, बस ऐसे ही है। आस्ता खराब है, मौसम बदला है, कुछ लोग बदल रहे हैं, शादी से पहले शादी के बाद। बस आपने क्या वक्त बताएगा, देखती हो कौन सा कैसे वक्त बताता है।
किसके बारे में कह रही हो, भाई के बारे में कह रही हो या भाभी के बारे में कह रही हो? नहीं अपने बारे में मैं कह रही हूँ, अपने भाई भाभी के बारे में, वली भाई के बारे में। वली भाई के बारे में। ठीक है उनसे बात हुई है? उनसे होती रहती है बात, कल हुई थी सुबह। अच्छा तो मेरा सलाम कहना। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल कह दूंगी, लेकिन अब तो तुम खुद ही कह देना मंडे को इंशाल्लाह। उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है कि वो आ जाएंगे। आपको चार्ज लेके उनको आना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा शेर सुन ले। सुनाओ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है खदीजा, आप जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुजस्मा से बन गई हो आप तो। खदीजा बिल्कुल ठीक है, शेर सुनाओ। आप पकड़ लें इसको, क्योंकि अभी जो शेर छोड़ेगी ना वो बर्दाश्त नहीं होगा आपसे। आप दोनों के लिए। अच्छा, हर किसी से मोहब्बत करना हमारी फितरत में नहीं है। ठीक है, ओके। हर किसी से मोहब्बत करना हमारी फितरत में नहीं है, पर जब किसी को चाहते हैं तो जिंदगी वार देते हैं। वाह 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 वाह। भाई से बात करें कराओ भाई से बात। साथ ही बैठे थे, कैसे बुराई कर सकते? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कह रही है कि शादी के बाद आप बदल गए हैं बहुत ज्यादा, बड़ा दुख दिया आपने उसको। नहीं मैं नहीं, मेरी नहीं शादी हुई, वो दूसरा है। अच्छा, फारूक भाई कोई और है? आप कौन से वाले भाई हैं? मैं जमील भाई हूँ। कितने भाई हैं इसके? हाँ जी 4 माशाल्लाह। माशाल्लाह, अपने 4 है तो ये इधर उधर क्यों मनाती फिर रही है फजूल लोगों को भाई? नहीं भाई सब रिश्ते में भाई ही लगते हैं। क्या है आप ही तो, आपका मैं भाई नहीं हूँ, ये बताए। चले ठीक है। बताए ना, अपने पे आप पे आ गई या बात। मैं मनाती नहीं हूँ वैसे किसी को भाई, मैं बेटा कह देती हूँ, लेकिन मैं भाई नहीं किसी को मनाती। आपकी एक तो बेटे जैसी नहीं है ना, माँ जैसी तो नहीं है ना। हाँ, लेकिन मैं बोल देती होती हूँ, ये यहाँ पे भी जो सारे लोग हैं इनको मैं कह देती होती हूँ बेटा बेटा। कोई बात, एज से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो एक इज्जत का रिश्ता होता है। औरतें जो है ना एज तो छुपाती हैं। नहीं, हम उन औरतों में से नहीं है। नादिया की ये सोहबत हमने ना ली नादिया से, ये बहुत स्पेशल है हमारे लिए। मेरी बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे बताओ तुम्हारी शादी कब हो रही है, तुम कब बदल रहे हो? मैं बदल चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। जिसके अंदर एहसास ना हो वो बंदा नहीं मैं समझता। जिसके अंदर एहसास ना हो वो बंदा, उसको तुम बंदा नहीं समझते? नहीं, वो नहीं मैं बंदा समझता। नहीं, बाकी एहसास तो होना चाहिए, लेकिन गुस्सा करना इतना ज्यादा अच्छी बात नहीं है, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, असल में ना मैं चलता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो दिल के अंदर होती है वो मुंह पे ले आता हूँ बात। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ जी, लोग क्या कहते हैं ऊपर से चास फेंकना शुरू कर दो, चास वाली बातें करो, अंदर से मुनाफिकत रखो, तो वो अच्छा नहीं होता ना। सलाम तो सबसे बेस्ट ग्लो होगा फिर। ये बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, ये बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन गुस्सा करना अच्छी बात नहीं। गुस्से से देखो उस बंदे को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तुम्हारी ऐसी आहिस्ता आहिस्ता सेहत खराब होने लग जाएगी टेंशन से। मेरी पहले ही ऐसे ही है, ज़ाहिर है सारे मुझे कहते हैं कूल रहा करो, लेकिन असल में जब बाहर माल भेजते हैं ना, हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें ना वो मेरी नेचर बन गई है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना। कोई गोरा भी कहता है ना मुझे इस तरह, तो मैं जाओ खपे चवा जा, पेनू नहीं देना माल है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है, करना काम करो। ये नेशनल टेलीविजन। थैंक यू सो मच नादिया के भाई, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है सारा खानदान ही जो है ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दिल का बहुत साफ और बहुत अच्छा है। जो बात दिल में होती है वो फ़ौरन जो है कह देते हैं। अल्लाह तुम सबको ऐसे ही रखे और तुम सबका प्यार भी आपस में जो है वो ऐसे ही रखे। जी ज़ैनब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा हलवा बनाया, भी हम ट्राई करेंगे। वैसे डॉक्टर साहिबा को तो ट्राई करा भी देना चाहिए। आप खा लेती होती हैं मीठा? हाँ बिल्कुल, थोड़े पोर्शंस में, लेकिन हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। हर चीज़ बिल्कुल सही कह, एंजॉय करनी चाहिए। आप चख लें, है ना डॉक्टर साहिबा, आप चख के बताएं कैसा बना हुआ है। थैंक यू सो मच। आपने सच बताना है कैसा बना हुआ है। वैसे ज़ैनब खाना बहुत अच्छा बनाती है। गरम तो नहीं है ज़्यादा, मैंने इसीलिए और दिस इज वेरी नाइस। हाँ, थैंक यू, डिलीशियस, बहुत मजे का, बहुत बिल्कुल अच्छा। परफेक्ट। किसी से मुवाजना करके बताए ना, हमें ऐसे नहीं आता। हम लोग ये कहते हैं जब कोई अच्छा बनाता है कि लग ही नहीं रहा कि तुमने बनाया हुआ, लग रहा है वहाँ का बना हुआ है। नहीं, वहाँ का तो नहीं, मुझे तो अपनी अम्मी का हाथ का याद है, गाजर का हलवा। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। नहीं, वेरी बहुत बड़ा नाइस, कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि तमाम तर लोगों को लगता है कि हमारी अम्मी जो है वो दुनिया की सबसे अच्छा खाना बनाती है। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर कमिंग। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग यू। और
और आपसे बात करना, आपसे जो है वो टिप्स लेना। बहुत सारी टिप्स को हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। हाइड्रेशन वाली टिप को जो है वो ज़रूर मैं शामिल करना चाहूँगी। आप लोगों से जी इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को, और अपना वीकेंड जो है वो अपने घर वालों के साथ बहुत ही बेहतरीन किस्म का गुजारें। अल्लाह करे कि आप लोगों के तमाम तर लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और एहतराम इसी तरह से कायम रहे। हमें अपनी दुआ में याद है कि अल्लाह हाफ़िज़।